राजा और 5 जूतियां। ये कवर चित्र है दोस्तों। उस दिन चंदनगढ़ के राज्य में राजा पशुमान यशमान का शासन था। राजा यशमान और उनकी अति सुंदर पत्नी मृगालोचनी पूरे राज्य में बहुत लोकप्रिय थे। यश यशमान का एक सेवक था मंगल। वह अत्यंत ही बलिष्ठ तथा स्वामी भगत था। उसका एक काम था राजा के पलंग बिछाना। एक रोज पलंग बिछा देने के पश्चात, यह कैसा कोमल व सुगंध मखमली गद्दा है, महाराज के आने से पूर्व एक बार यहाँ लेट कर देखूं। और ऐसा सोच मंगल कमरे में अंधेरा कर दिया और राजा के पलंग पर लेट गया। वाह, कैसा सुगंध व आरामदेह बिछौना है। इस बिस्तर पर तो सपने भी बड़े मज़ेदार आते होंगे। मगर कुछ ही देर में मंगल को मीठी नींद ने आ घेरा। वह आने वाली मुसीबत से बेखबर सो गया। तभी मृगलोचनी के शयनकक्ष में प्रवेश किया। आज महाराज की तबीयत ठीक नहीं, शायद इसलिए पहले सो गए हैं। मुझे भी प्रकाश करके महाराज की निद्रा में ध्यान डालना उचित नहीं। ऐसा सोचकर मृगलोचनी मंगल को अंधेरे में वृक्षमान समझकर उसकी बगल में लेट गई। और कुछ देर बाद जब राजा वृक्षमान कमरे में आया तो रानी मृगलोचनी को किसी अनजानी के साथ सोते देख कर वह ठगा रह गया। अरे, यह तो मंगल है और यह उल्टा इस बलिष्ठ शरीर पर मोहित थी। ओह मंगल, मेरे पलंग पर ऐसा दुस्साहस! उसने महाराज ने आप देखा न तब क्रोधित होकर उन्होंने खूबसूरत मृगलोचनी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। बेवफा गद्दार औरत, तेरी यह सजा है, ले भुगत। और खच्चा की आवाज़ के साथ सुनकर मंगल की आंखें खुल गई। वह कुछ समझ पाता, मगर उसकी दृष्टि रक्त जडित तलवार के हाथे में थामे वृक्षपान पर पड़ी। पलंग पर रानी मृगलोचनी का सिर कटा देख वह भय से कांप उठा। हे भगवान, अनर्थ हो गया, महाराज ने रानी का सिर काट डाला, मैं इसका कारण हूँ। वह महाराज दुष्यंत के सम्मुख गिड़गिड़ाने लगा। क्षमा करें महाराज, महारानी जी को आपने निरपराध ही मार डाला। आपकी इनकी कोई गलती नहीं थी, सारा अपराध मेरा है प्रभु। नहीं, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है मंगल, तुम निर्भय रहो। दोष तो इस जहरीली नागिन का है। यह खूबसूरत भी इतनी थी कि अच्छे भले आदमी को ईमान खराब कर देती। नहीं महाराज, आप बड़ी जबरदस्त गलतफहमी का शिकार हो गए हैं और यह सब का कारण मैं हूँ। मेरे कारण लोकप्रिय रानी की हत्या हो गई। देखो, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम नीच और वकालत करो। अब अगर एक शब्द भी तुमने इसके विषय में कहा तो तुम्हारा सिर भी काट डालूंगा, समझे? लोकप्रिय रानी, ऐसा करो कि इसके सिर को कहीं जंगल में फेंकाओ और इसका धड़ यहीं शहर के चौराहे पर बैठ जाओ। सुना? जी महाराज। उसका धड़ देखकर जो भी आदमी कुछ कहे तो एक कागज पर लिख लाओ कि हम भी देखेंगे कितनी लोकप्रिय और उल्टा नीच। और वृक्षवान क्रोधित और घृणा के कारण आग इस कदर जलता देख मंगल खामोश रहा और उचित रह समझा। इस वक्त महाराज क्रोध में हैं। अगर मैंने असली बात बता दी तो महाराज मुझे जरूर मार डालेंगे। मंगल महारानी मृगलोचनी के निर्जीव शरीर धड़ को लेकर आंगन
कमल के साथ चौराहे पर जा बैठा, मगर राजा के भय के कारण कोई कुछ नहीं बोला। संयोग से उस दिन पड़ोसी राज्य विक्रमपुर के राजा सेन के तीनों लड़कियां सोमवती, पुष्पवती और रूपवती मर्दाने भेष में चंदनगढ़ घूमने रही थी। चंदनगढ़ में हमने प्रशंसा के अनुरूप पाया पुष्पवती। हाँ बहन सोमवती, चंदनगढ़ में ऐश्वर्य ही देखने के लिए हम गुप्त रूप से वेश बदल कर यहाँ आई हैं। मैं तो यहाँ का राजा वृक्षवान को देखने आई हूँ। मैंने उसे रूप और वीरता की बड़ी तारीफें सुनी हैं। तभी उसकी नज़र युवक पर पड़ी। वह स्त्री को लिए धड़ को लिए मगर चौराहे पर बैठा है। तीनों ने अपने अपने घोड़े से उतरकर उस ओर देखा। अरे यह बलिष्ठ युवक कौन है और इस औरत का धड़ लिए हुए क्यों बैठा हुआ है? तुम कौन हो युवक और यह किसका धड़ है? मंगल ने बताया, यह राजा वृक्षवान का सेवक हूँ। कल रात किसी अपराध से कुपित होकर महाराज ने अपनी रानी को प्राणदंड दे दिया। उन्हीं के आदेश पर मैं रानी जी के धड़ को लेकर यहाँ बैठा हूँ। मगर आप लोग कौन हैं और नगर के मालूम नहीं पड़ते? ओह! मंगल की पूरी बात सुनकर तीनों लड़कियां संदिग्ध रह गई। तुम्हारे सोचना ठीक है मंगल, हम यहाँ की रहने वाली नहीं हैं, हम विक्रमपुर से आए हैं। मगर तुम्हारा राजा बड़ा जल्लाद है जिसके स्वयं अपनी सुंदर रानी को बिना निरपराध मार डाला। अगर यह मुर्दे की भी मिट्टी खराब कर रहा है, बड़े दुख की बात है। तब बड़ी लड़की ने सोमवती ने कहा, जो भी हो, तुम्हारी रानी के बाल बड़े लंबे और घने थे, वह बड़ी सुंदर भी थी। मंजरी रानी पुष्पवती ने कहा, तुम्हारी रानी की आंखें बड़ी बड़ी थी और उसके काजल लगाने का बड़ा शौक था। यह सुनकर मंगल बड़ा हैरान रह गया। आप लोग ज्योतिष हैं क्या? ऐसी बातें सिर्फ धड़ को देख कर बता रहे हैं, चेहरा देखे बिना जाना नहीं जा सकता। यह सुनकर तीनों लड़कियां हंस पड़ी। नहीं, हम ज्योतिष नहीं हैं, हम अपनी आंखें खुली रखते हैं युवक। पर मंगल मुस्कुरा दिया, ज्योतिष तो मैं भी नहीं हूँ, मगर आंखें तो मैं भी खुली रखता हूँ देवियों, आप पुरुष नहीं हैं। तब छोटी रूपवती ने अपनी मूछें उतार कर कहा, वास्तव में तुम बड़े चतुर हो युवक। अब तुम्हें असलियत का पता लग गया तो सुनो। अगर तुम्हारी रानी की जगह मैं होती तो तुम्हारे राजा को खूब धक्के देती, खूब परेशान करती, उसके खूब पैसे खर्च करती। आखिर मैं सबके सामने भरी सभा में 5 जूतियाँ मारती और वह मेरी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। इतना कह रूपवती अपनी बहनों के साथ चल दी। पीछे मंगल उसकी बात सुनकर सन रह गया, खड़ा रह गया और फिर सिर दी राजा विश्ववान के पास पहुंचा। उन्होंने सारी कथा सुना डाली। प्रभु, मैंने उन घोड़े को उतरने के अंदाज से जान लिया वे लड़की हैं, परंतु सबसे छोटी जो बड़ी दुस्साहसी थी उसने सुंदरता का जवाब नहीं था। मंगल विक्रमपुरी से आई मर्दाना भेष में घूमने वाली वह लड़कियां जरूर राजा विक्रम सिंह सेन की पुत्रियां होंगी। सामान्य नागरिक की इतनी हिम्मत नहीं होती कि राजा के लिए अब शपथ बोल सके। छोटी लड़की जरूर रूपवती होगी। उसकी सुंदरता व दुस्साहस सबके बड़े बड़े किस्से सुने हैं। तुम सैनिकों को लेकर जाओ, उन्हें नगर की सीमा पार करने से पहले पकड़ लाओ। कुछ समय बाद सैनिक के साथ तीनों राजकुमारी को पकड़ने के लिए ले गए और जब वह तुम सब जाओ और राजकुमारियों से हमें कुछ बातचीत करनी है। सैनिकों के जाने के बाद राजा विश्वान सोमवती से प्रश्न किया, तुमने कहा था कि हमारी रानी मृगनंदी के बाल बहुत लंबे थे और वह बहुत सुंदर थी। इस बात को तुम्हारी ठीक है, मगर तुमने सिद्ध करो। महाराज, लंबे बाल वाली औरत प्राय झकते व टूटते रहते हैं। रानी के साड़ी पर ऐसे ही 2-3 बाल चिपके हुए थे। निस्तंभों पर तेल के दाग था। इसी से मैंने जाना कि रानी जी लंबे बालों की स्वामिनी थी, वरना सुंदरता की तो शरीर का रंग बनावट देखकर अंदाजा लगा सकता है, चेहरा कैसे पता होगा? ठीक कहा तुमने सोमवती, राजा ने पूछा।
और तुमने कैसे जाना कि रानी की आंखें बड़ी और उसमें काजल लगाने का शौक था? महाराज, रानी जी की नाम मृग लोचनी था, इसी से मैंने अनुमान लगाया कि उसकी आंखें बड़ी और होंगी, काजल का शौक होगा। रानी की साड़ी पर काजल के दाग देख कर लगा कुछ औरतें काजल लगाकर अपनी उंगली से कपड़ों से पोंछ लेती है, रानी जी की भी यही आदत थी। तुम्हारा कहना ठीक है पुष्पवती। और वृषभान ने रूपवती से पूछा, और तुम रूपवती, तुमने जो कहा था उसे सिद्ध करके या सिद्ध कर सकती हो या नहीं? महाराजा, पहले मैंने क्रोधवश ऐसा कह दिया, किंतु अभी आपको देखते ही मेरा सारा क्रोध शांत हो गया और मैं अपनी कही बात के लिए शर्मिंदा हूँ। आप उन्हें चुनौती देते हुए मैंने कही हुई बात को अवश्य ही सिद्ध कर दिखा सकती हूँ। यह कह रूपवती ने दोनों बहनों को घबरा गई और स्वयं महाराज सकपका गए। उतना उसका ख्याल था रूपवती उनके सामने आते ही गिड़गिड़ा कर क्षमा मांगने लगेगी, फिर तो मामला कुछ और ही था। देखो रूपवती, हमारा क्रोध भी अभी तुम्हें देख कर शांत हो गया था और हम तुम्हारा अपराध क्षमा करके तुमसे विवाह करने के लिए सोच रहे थे, मगर तुम अपनी बात कही पूरी करके दिखाओ, हम तुमसे विवाह करेंगे। यदि आप से विवाह के लिए यही शर्त है तो मैं अवश्य ही शर्त को पूरा करूंगी, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो तुम ही कहो क्या सजा दी जाए तुम्हें। महाराज, अगर मैं सफल नहीं हो सकी तो मुझे सजा मिले आग की जो मृगलोचनी को मिली थी। यह सुनकर सभी कांप सांप सूंघ गया। फिर राजा वृषभान बड़े अनमने स्वर में बोले, यदि कोई और होता दुस्साहस करता तो हम उसका सिर काट देते, मगर तुम्हारा दुस्साहस पर हमें प्रशंसा हो रही है। खैर बताओ, तुम किस दिन अपनी बात पूरी करके दिखाओगी? महाराज, मुझे अपनी शर्त पूरी करने के लिए 3 महीने का समय चाहिए और आपका थोड़ा संयोग। यह जी छोड़ो रूपवती, क्या यही क्या कम है कि महाराज ने अभी तुम्हें जान से नहीं मारा? यह मेरा सौभाग्य है कि महाराज मेरा अपराध क्षमा करके मुझसे विवाह करना चाहता है। खैर, मुझे तुमसे क्या सहयोग चाहती हो रूपवती? महाराज, मैं चाहती हूँ मेरे रहने के लिए आप सिर्फ एक नदी किनारे छोटा सा सुंदर महल बनवा दें। जब तक शर्त पूरी न हो मैं वहीं रहूँगी, और मुझे अपनी शर्त पूरी करने के लिए आप 18,000 स्वर्ण मुद्राएं मुझे दे, ताकि मैं आवश्यक खर्च में मुझे परेशानी न हो। महाराज मुस्कुराए, अगर यह संयोग दूंगा तो तुम्हारी शर्त का एक हिस्सा तो वैसे ही पूरा हो जाएगा। आप भूलते हैं महाराज, मैं राजकुमारी हूँ। अपने खर्चे पर 15, 20, 17 स्वर्ण मुद्राएं मैं अपने पिता से ला सकती हूँ, मगर मैं आपको ज़रा वक्त लगेगा, इसके लिए मैंने आपसे कहा। तुम्हारी बात ठीक है, और फिर मेरा खर्चा करवाने वाली बात उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। अगर मेरा संयोग से पूरी भी हो जाए तो कोई बात नहीं। असल बात तो मेरी सभा में भरी सभा में 5 जूती मारने की है, इसलिए हम खर्चा देने को तैयार हैं। धन्यवाद महाराज, आपको संयोग पर मुझे शर्त पूरी करने में अधिक समय नहीं लगेगा। महाराजा दुष्पान में पुष्पवती और सोमवती को वापस उसके राज्य में भिजवा दिया और कहलवा दिया, आपकी पुत्री रूपवती राज्य विश्वभान की मेहमान है, वे जिंदगी भर वापस नहीं आ पाएंगी। या 3 माह बाद राजा आपसे रूपवती का हाथ मांगने। सारी बात सुनकर राजा विश्वसेन परस्त हो गया। अपनी बेटी की मूर्खता पर वह बड़ा पछताया, मगर क्या किया जा सकता था।
विक्रम सिंह छोटा राजा नहीं था, विरसवान के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं थी। आखिर उसे सब्र से काम लेना पड़ा। उधर विरसवान ने 3 ही दिनों में 10-17 स्वर्ण मुद्राएं और खर्च कर रूपवती के लिए मनमाफिक सुंदर महल बनवा दिया। रूपवती, तुम्हारी इच्छानुसार महल तैयार है, अब तुम सिर्फ ही अपने शर्त पूरी करके दिखाओ। महाराज, मैं सिर्फ ही सफल हो जाऊंगी। हालांकि आपको पति के रूप में स्वीकार करने के बाद अब ऐसा करना मुझे बड़ा ही भारी गुजरेगा, पर आपके मिलने के लिए मुझे ऐसा करना ही होगा। मेरा पुरुष भी जब तक स्त्री के जूते खाने की बात सुनता है तो तिलमिला उठता है, पर तुम्हें दूर देखकर मन होता है कि जल्दी ही सफल हो जाओ। अच्छा, चलता हूँ महाराज, यही मेरी विजय है। अब 3 महीने के लिए आपने अलग रहूंगी। मुझे दिल लगाए रखने के लिए निशानी के तौर पर आप अपनी अंगूठी दे दें। राजा विरसवान ने अंगूठी लेकर एक और खर्चे के लिए 17 स्वर्ण मुद्राएं लेकर रूपवती अपने बनाए हुए नदी किनारे वाले महल में चली गई। 17 स्वर्ण मुद्राएं और वहाँ रहने लगी। उसे कुछ पुस्तकें और नक्शे मंगवाए और चंद्रगढ़ के आसपास भौगोलिक स्थिति और राजाओं के इतिहास का अध्ययन किया, और फिर कागजों में एक संदेश लिखा जिसकी बत्तियां बनाकर बोतलों में बंद करके नदी में बहाने लगी। संदेश था, कोई मुझसे विवाह करना चाहता हो तो नदी किनारे वाले महल में आकर मुझसे मिले। अब मेरी योजना अनुसार काम हो जाए तो बात बन जाए। और बात बनी। माधव नाम का एक बंजारा उस नदी में नहा रहा था कि उसने पानी में बहती जा रही बोतल को देखकर उत्सुकतावश पकड़ लिया और खोलकर उस बोतल में बंद कागज की बत्ती को खोलकर पड़ा। जिसे भी मुझसे शादी करनी है नदी किनारे वाले महल में आकर मुझसे मिले। कागज कमाल है, यह संदेश कौन भेज रहा है? और पता नहीं वह लड़की पर क्या मुसीबत आ गई है जो ऐसे विचित्र तरीके से शादी का पैगाम भेज रही है। जो भी हो, मैं एक बार उससे मिल कर आऊँगा। और वह बंजारा माधव नदी में बहते उल्टी दिशा में विपरीत रूपवती को ढूंढता हुआ चलने लगा। पानी का बहाव के साथ ही बोतल यहाँ आई, यानी लड़की किसी पीछे होगी, चल कर देखता हूँ। और आखिरकार माधव रूपवती के महल में जा पहुँचा। रूपवती का सौंदर्य देखकर वह मंत्रमुग्ध होकर बोलना फूटा, अगर तुम मेरा संदेश पढ़कर यहाँ आए हो तो तुम्हारा स्वागत है, और अगर तुम वैसे ही संयोग से यहाँ आए हो तो यहाँ से वापस चले जाओ। देवी, अगर पानी में बोतल बहाकर शादी का संदेश देने वाली आप हैं तो मैं ही संदेश पढ़कर आया हूँ। वह संदेश भेजने वाली मैं ही हूँ और तुम्हारा स्वागत है। क्या मैं जान सकता हूँ सुंदरी तुमसे ऐसे विचित्र तरीके से शादी का संदेश क्यों भेजा? हाँ सुनो, मेरे साथ शादी करने वाले को मेरी 4 शर्तें पूरी करनी होंगी। अगर उन शर्तों को पूरा करने में किसी चतुर और दुस्साहस व्यक्ति के बस का है और मुझसे ही कोई चतुर ही दुस्साहसी व्यक्ति ही पहुँचे, इसीलिए मैंने विवाह का संदेश प्रकाशित करने का यह विचित्र तरीका अपनाया। दूसरे यह संदेश को गुप्त रखना चाहती थी। गुप्त पर क्यों? इस बात का सबसे मुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, सबसे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना था। तुमसे संबंध कोई प्रश्न तुम मुझसे नहीं करोगे, अन्यथा तुमसे विवाह नहीं करूंगी। देवी, तुम्हारी हर बात रहस्यपूर्ण है, फिर भी मैं तुमसे हर कीमत पे विवाह करना चाहता हूँ। तुम अपनी 4 शर्त मुझे बता दो। सुनो, मेरी पहली 2 शर्तें सुनो। पहली, तुम्हें किसी तरह यहाँ के राजा विरसवान से दोस्ती करनी होगी। दोस्ती भी ऐसी कि वह तुम्हारे बिना रह ना पाए। यह क्या कह रही हो देवी? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली? भला राजा और गरीब बंजारे की मित्रता कैसे संभव है? यह
अगली ही अगली ही शर्त 100 के बराबर है, अकेली ही शर्त 100 के बराबर है। महाराज मुझसे क्यों दोस्ती करेंगे? वह ऐसे बलिष्ठ, ऐसे धनिष्ठ कि मेरे बिना रह न पाए। घनिष्ठ, काम कैसे होगा यह सोचना तुम्हारा काम नहीं, मेरा है। मेरा नहीं, तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। तो फिर अगर तुम समझ सको तो तुम साधारण कार्य करने के लिए असाधारण बनना पड़ता है। अगर तुम्हें यह मूल मंत्र समझ लिया तो यह काम तुम्हारे लिए कठिन नहीं होगा। देवी, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। रूपवती मुस्कुरा दी। और दूसरी शर्त यह है कि तुम्हें अपने घर में मेरे मेरे तक गुप्त सुरंग बनानी होगी। देवी, तुम कैसी शर्तें बता रही हो? मैं तो बंजारा हूँ, मेरा घर तो ना कोई ठोर ठिकाना, ना और ठिकाना ही नहीं तो और सुरंग। तुम घबराओ नहीं, इस कार्य के खर्च होने वाली धनराशि मैं तुम्हें दूंगी, तब मैं कुछ कर सकता हूँ। अब तुम बाकी 2 शर्तों को भी बता दो। बाकी 2 शर्तें तुम्हें 2 शर्तें पूरा होने के बाद बताऊंगी। अगर यकीन रखो, अगर यह शर्त तुम पूरी कर दी तो बाकी 2 शर्तें करनी तुम्हें आसान होगी। देवी, तुम तो रहस्य पर रहस्य पैदा करती जा रही हो। यह क्या गोरख धंधा है? सुरंग, राजा से दोस्ती, तुम चाहती क्या हो? मैंने तुम्हें बताया ना, तुम मेरे विषय में कोई प्रश्न नहीं करोगे। ओह सुंदरी, तुम्हारी माया तुम ही जानो। मुझे तुम्हारी सारी शर्त में गड़बड़ और रहस्य में मालूम पड़ती है। यह तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर याद रखना, इन 2 शर्तों को पूरा होते ही रूपवती आदि तुम्हारी हो जाएगी। उम्मीद है कि मैं यह असंभव कार्य करने के लिए तैयार हो गया हूँ। रूपवती आवश्यक खर्च माधव को दिया और कहा, इन 2 शर्तों को पूरा करने के लिए तुम्हें 1 माह का समय देती हूँ। देवी, यद्यपि यह कठिन शर्तों को पूरा करने के लिए 1 महीने का समय काफ़ी नहीं है, पर मुझे मंजूर है। फिर भी जाओ और शर्त पूरी कर हो जाए के बाद यहाँ आना। यदि याद रखो, असाधारण काम करने के लिए असाधारण बनना पड़ता है। मैं तुम्हारी बात का मर्म समझने की कोशिश करूँगा देवी। और रूपवती की दी हुई धनराशि से माधव ने घर अपने घर का महल बना दिया और वस्त्र आभूषण और कुछ दासी खरीदे और गुप्त रूप से अपने महल में रूपवती के महल तक सुरंग बनवाई और शुरू कर दी। रूपवती के कहने के अनुसार मुझे असाधारण बनना ही होगा। मैं नगर में अपने असाधारण होने का प्रचार करता हूँ। जल्दी सारे नगर में खबर फैल गई, अरब के कोई बड़ा धनी सौदागर आया हुआ है। हाँ, उसने यहाँ रहने के लिए बड़ा ही शानदार महल बनवाया है। महल दासियों और खूबसूरत गुलाम को सदा के लिए साथ रखते हैं। वह हीरो का सौदागर है और वह ख्वाजा अल फरमान उसका नाम है। यह खबर उड़ते उड़ते राजा वृक्षवान तक भी पहुंची। मंत्री जी, सुनते हमारे नगर में अरब देश का कोई बहुत ही प्रसिद्ध सौदागर आया हुआ है। जी महाराज, उसका नाम अल फुरान फ्रांक है। वह हीरो का सौदागर है। सुना है उसके पास बड़े दुर्लभ और कीमती हीरे हैं। माधव के जासूसों ने यह खबर माधव तक पहुंचाई। सरकार, आज आपकी चर्चा महल के राजा साहब ने किया, आपसे लेकर जिज्ञासा महसूस करते हैं। यही तो मैं चाहता हूँ। तुम कल दरबार में दूत भेजो और कहो कि हम राजा वृषभान के दर्शन करना चाहते हैं। राजा वृषभान ने जब यह दूत की बात सुनी तो वह प्रसन्न हुए। वह स्वयं इस बार में उससे सौदागर को देखने के उत्सुक हो गए थे। उन्होंने तुरंत कहा, हम तो स्वयं तुम्हारे स्वामी से भेंट करना चाहते थे। यदि वह ऐसी इच्छा रखते हैं तो यह हमारा सौभाग्य है। मंत्री जी स्वयं जाएं और वह सज्जा
ख्वाजा को लेकर हाजिर हो जाएं। जैसी महाराज की आज्ञा। ख्वाजा जी का स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। और नियमित समय पर बड़े रोब और दाब के साथ ख्वाजा अल फ्रांक उर्फ माधव ने अपने कुछ सुंदर स्वस्थ और उत्तम वस्त्र पहने और दास दासियों के साथ महल में प्रवेश किया। मंत्री जी उसके शाही सम्मान के साथ लाए और राजा वृक्ष ने खड़े होकर माधव का स्वागत किया। आइए आइए ख्वाजा साहब, राजा वृक्षवान आपका स्वागत करता है। महाराज आप मुझे अतिरिक्त सम्मान दे रहे हैं, यह मेरी खुशकिस्मती है। मैं स्वयं को आपके दर्शन का इच्छुक था। आपकी तारीफ कई मुल्कों में सुनी थी, आज आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। आप तो इतनी तारीफ करने मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं महाराज, यह आपकी महानता है कि आपकी सेवा में पहली मुलाकात का छोटा सा नजराना पेश करना चाहता हूँ। और शान के लिए कुछ नजराना कुछ नहीं, मगर फिर भी। माधव ने इतना कहा कि ताली बजाई। उसने एक बड़ी सुंदर दासी हाथ में कीमती थाल लिए आगे आई और थाल में मखमल का कपड़ा ढका हुआ था। माधव ने थाल का मखमल का कपड़ा हटाया तो उसके नीचे थाली में जगमगाता एक बड़े खूबसूरत हीरे को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। महाराज, यह हीरा पहले सिकंदर की महबूबा के ताज में लगा था, फिर मिस्र और कुब्रिस्तान होते हुए बेलान पहुंचा और फिर जूलियस सीरियर की तलवार की मुठ में दिया गया। बाद में कई ने लूटपाटों के बाद यह चंगेज खान के पास चला गया था। ओह, चंगेज खान से हमारे अरब देश के सुल्तान खलीफा हारून ने अर्दुरियात के पास पहुंचा और उनसे खुश होकर मुझे इनाम में दे दिया। इसकी कीमत 11 करोड़ दिनार है। इतना कीमती हीरे की बात सुनकर पूरी सभा में आश्चर्य खुल गई। यह तुम्हारी महानता है मित्र, इतना कीमती तोहफा एक छोटा कहकर दे रहे हो। सिर्फ माधव जानता था कि वह 217 स्वर्ण मुद्राओं के बदले में नकली हीरा तैयार करवाया था और मौके को देखकर वह कहने लगा, महाराज आपने मुझे मित्र कहा तो तोहफे की कीमत क्या? मित्र के लिए सब हाजिर है। और कुछ? महाराज वृक्षवान ने खुशी से फूले न समाये तुरंत उठकर माधव को गले मिला लिया। तुम्हारा मित्रता पाकर मैं धन्य हो गया ख्वाजा। धन्य तो मैं हुआ हूँ महाराज आपसे मित्रता कर। सारी सभा में भावान्वित हो जयकारा कर उठी और राजा वृक्षवान ने माधव को उस दिन खाना खाए बिना नहीं जाने दिया। मित्र, आज रात्रि को भोजन के लिए बिना जाओगे नहीं, मैं नाराज हो जाऊंगा। उस दिन के बाद महाराजा वृक्षवान की मुलाकातें अक्सर माधव से होने लगी। वे अपना खाली वक्त बात करने में, मनोरंजन करने में गुजारते। माधव अपनी सौदागरी के झूठे किस्से गड़गड़ कर सुनाता और महाराज धीरे धीरे उससे प्रभावित हो गए। महाराज, एक इस तरह मैंने फिलिपींस के बादशाह की रत्नजनित तलवार केवल 3 करोड़ रुपया में खरीद ली। उसके बाद वे 7.5 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में बेचा। वाह मित्र, तुम तो अपने व्यापार में बड़े चतुर और अद्भुत हो। धीरे धीरे महाराज वृक्षवान को यह हालत होगी कि जिस दिन रोज माधव उसी ख्वाजा का फरमान न आता, महाराज अपने दूत को उसके महल भेज देते। ख्वाजा साहब, आपने यहाँ याद किया है, जरूरी काम से निपटाने के बाद साथ चले, रथ लेकर प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ओह, जरूरी कामों में उलझा जाने के कारण मुझे देर हो गई। मित्र के लिए काम की क्या, हम अभी साथ चलते हैं। और महीने भर में राजा वृषभान ने माधव सिंह से दोस्ती की इतनी गाढ़ी हो गई कि उन्हें दिन में 2-3 बार माधव सिंह के मिले बिना चैन नहीं आता। इधर माधव सिंह के घर में रूपवती के महल में सुरंग बन गई कर तैयार हो गई थी। माधव सिंह रूपवती जाकर मुलाकात की। देवी, तुम्हारी 2 शर्तें पूरी हुई।
सारी बात सुनकर रूपवती ने प्रशंसा हुई। शाबाश माधव, मगर जब तुम मुझे से मिलो तो सुरंग के रास्ते से आया करो। रूपवती माधव सिंह के कंधे पर हाथ रखकर अपने हाथों से उसे शरबत पिलाया। आज रूपवती आदि तुम्हारी हो गई माधव। माधव की बुद्धि जड़ होकर रह गई। उसने एहसास उपहास में कहका लगाया, रूपवती, मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। तुम जल्दी ही अपनी दो शर्तें उन्हें भी पूरी करूंगा। रूपवती माधव सिंह को अधीर होते देख हंसी। बताती हूँ माधव सिंह, बाकी दो शर्त भी पूरी करना तो अब तुम्हारे लिए बच्चों का खेल होगा। रूपवती ने वृक्षवान की निशानी के तौर पर दी अंगूठी माधव को दी। तुम्हें अंगूठी पहनकर राजा से चौपट खेलनी होगी। इस तरह राजा की नज़र में इस अंगूठी पर जरूर जाएगी। यह भला क्या शर्त हुई देवी? प्रसन्न मत करो। राजा की नज़र में अंगूठी पड़ जाए तो वह किसी बहाने से खेल बंद करेगा और तब फौरन सुरंग के रास्ते यहाँ आकर मुझे अंगूठी देनी होगी। पता नहीं क्या गोरख धंधा है तुम रच रही हो। खैर, मैं कल राजा को अपने महल में बुलाकर चौपट खेलूँगा। और दूसरी शर्त और भी आसान है। तुम्हें अपने महल में एक दावत का प्रबंध करना होगा जिसमें राजा और सभी बड़े नागरिक निमंत्रण होंगे। बाकी बातें मैं तुम्हें दावत के वक्त समझा दूंगी। ठीक है, पर रूपवती, पर तुम्हारी दी गई धनराशि समाप्त होने को जा रही है। इतनी सारी दावत का भला मैं कैसे आयोजन कर पाऊंगा सुंदरी? क्यों, सारे नगर में तुम एक हीरो के व्यापारी के रूप में प्रसिद्ध हो चुके हो। राजा तुम्हारा मित्र है। अगर तुम उधार भी लोगे तो लोग अपना सौभाग्य मानेंगे। वो तो बिना दाम लिए भी तुम्हारे काम कर तुम्हें राजा को प्रसन्न रखने की कोशिश करेंगे। रूपवती, तुम न जाने कैसी मायाजाल फैला रही हो। कहीं मुझे गरीब को फंसवा मत देना। रूपवती फिर मुस्कुराई। तुम पुरुष होकर भी घबरा रहे हो, फिर मैं तुम्हारे साथ हूँ। देवी, मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं कोई न कोई षड्यंत्र तुम्हारी इस रहस्यमय बातें में पीछे जरूर छिपा है। फिर भी मैं तुम्हारा काम मानने पर विवश हूँ। देवी, तुम अकारण ही परेशान हो रहे हो। भूल गए क्या इन दोनों शर्तों को पूरा होते ही तुम्हारी हो जाऊंगी? बेचारा माधव रूपवती के सौंदर्य जाल में, उसकी मीठी बातों में फंदे में से फंसा गया और आगे आने वाली मुसीबत से बेखबर राजा को अपने महल में चौपट खेलने ले आया। आज मेरे गरीब खाने में चल कर आप अपने भाग्य को चमकाइए। मैं रोज़ तुम्हारे यहाँ आता हूँ, तुम कभी मेरे यहाँ नहीं आए। हाँ, क्यों नहीं, आओ, आज हम तुम्हारे यहाँ चलते हैं ख्वाजा। और खेलते वक्त राजा वृक्ष भान की नज़र माधव सिंह की उंगली में अंगूठी पर पड़ी। वह चौंके। यह अंगूठी तो मैंने रूपवती को निशानी के तौर पर दी थी, यह ख्वाजा की उंगली में कैसे आ गई? राजा की नज़र उस अंगूठी पर पड़ गई। आखिर मेरा काम खत्म हो गया। अब मैं देखूं यह क्या कहता है। राजा के मन ही मन खेलने लगा। यह अंगूठी ख्वाजा हसन अल फुरान के पास कैसे पहुंची? कहीं यह रूपवती अल फुरान के साथ नहीं, अगर फिर अंगूठी मुझे रूपवती से जाकर मिलना होगा। क्या बात है मित्र, तुम परेशान से हो, तुम्हारा मन खेल में नहीं लग रहा? हाँ, मेरे सिर में दर्द हो रहा है दोस्त, मैं क्षमा चाहता हूँ। सिर में दर्द हो रहा है तो तुम जाना चाहते हो? नहीं, तुम यहीं विश्राम करो, मैं किसी कुशल वैद्य को बुलाता हूँ। ना दोस्त, परेशान मत हो। मेरे सिर में प्राय ऐसा दर्द अक्सर हो जाता है। मैं अकेले घूमकर ठीक हो भी जाता है। क्षमा करना, मुझे अकेले ही जाना होगा। कोई बात नहीं मित्र, विचित्र रोग निदान का विचित्र ही होती हैं। तुम थोड़ा घुमाओ। और राजा वृक्षवान की निगाह में माधव सुरंग के गुप्त रास्ते से सोमवती के
रूपति के पास पहुंचा। यह लो अपनी अंगूठी। राजा इसे देखते ही बेचैन हो गया और सिरदर्द का बहाना लेकर चला गया। तब तो वह फिर यहाँ पहुँचने वाला होगा। तुम अब जाओ यहाँ से, तुमसे बाद में मिलूंगी। वह यहाँ आएगा खैर। और माधव सिंह सुरंग के रास्ते से वापस लौट गया। उसके जाने के कुछ समय बाद राजा वृक्षवाहन वहाँ पहुँचे। आइए आइए महाराज, आपका स्वागत है। रूपवती, मैंने वह अंगूठी तुम्हें दी है, वह कहाँ है? तुम्हें कहीं खो तो नहीं दी? आप तनिक विश्राम कीजिए राजन, वह शीतल पे आखिर पे पीजिए। आखिर आते आप अंगूठी को लेकर इतने प्रसन्न क्यों पूछ रहे हैं? नहीं रूपवती, विश्राम के बाद में करूँगा, पहले अंगूठी। तुम नहीं जानती कि वह अंगूठी के कारण कितना परेशान हूँ। यदि ऐसा है तो लीजिए, वापस लीजिए अपनी यह अंगूठी। राजा वृषवान अंगूठी रूपवती के पास देखकर वह हैरान रह गया। कमाल है, तुम्हारे पास तो है ये अंगूठी। फिर यह भी अंगूठी मैंने अपने मित्र के हाथ में देख कर आ रहा हूँ। अंगूठी है, आप नाक ही परेशान हो रहे हैं। क्या दुनिया में एक जैसी दो अंगूठियाँ नहीं हो सकती? राजन ने असमंजस में कहा गया। हाँ, हो तो सकती हैं, मगर उसके हाथ में बिल्कुल ऐसी ही। कमाल है। अब आप यह अंगूठी का किस्सा छोड़िए, इतने दिनों बाद आपने दर्शन दिए हैं, मेरा हालचाल पूछिए और अपना बनाया बताया कि ये अंगूठी। तुम तो नाराज हो गई रूप, जाने दो, यह बात आई गई हो गई। मगर एक सप्ताह बाद माधव उर्फ अल फुरान ने राजा और वृषवान को अपने सभी बड़े दरबारियों के साथ महल में दावत के लिए निमंत्रण किया। महाराज, आप अपने सभी मुख्य दरबारियों के साथ कल मेरे गरीब खाने पर रात के खाने के लिए निमंत्रित हैं। कृपा पधारिए, मुझे सम्मान दें। यह तो ठीक है, मगर ख्वाजा, यह दावत किस खुशी में दी जा रही है? आपकी भाभी यानी हमारी बेगम आपके मायके से आई है और हमारी आपकी दोस्ती की खुशी में यह दावत दे रखी है। वाह भाई ख्वाजा, भाभी का निमंत्रण पर हम कैसे टाल सकते हैं? हम जरूर आएंगे। यहाँ तक तो काम रूपवती के अनुसार हुआ और कल चौथी शर्त पूरी हो जाएगी। अगली दिन ख्वाजा अल फ्रांक उर्फ माधव महल में दावत के शानदार आयोजन और अमीर उपराव और मुख्य दरबारी के साथ राजा वृषवान की दावत में उपस्थित थे। यह सब तो हुआ दोस्त, अब उनसे मिलाओ जिसकी वजह से यह शानदार दावत हमको मिली है। जी हाँ, क्यों नहीं। और माधव ने पर्दे के पीछे से रूपवती को बाहर ले आया। दोस्त, लो मिल लो भाभी से, यह हमारे घर का चांद। आदाब आदाब। वाह। और राजा वृषवान के होश उड़ गए। यह ख्वाजा की बीवी के रूप में, हे भगवान, यह क्या देख रहा हूँ? कहीं रूपवती ने मुझे धोखे देने के और परेशान करने के लिए अपनी शर्त पूरी तो नहीं कर दी? कहीं उसने ख्वाजा से शादी तो नहीं कर ली? कहो मित्र, कैसी लगी हमारी बेगम? वह बहुत सुंदर है, तुम्हारी बेगम वाकई बहुत सुंदर है, खूबसूरत है। फिर राजा वृषवान का दिल दावत में नहीं लगा। यह दावत खत्म होते ही मैं रूपवती के महल की ओर चला गया। थोड़ी देर और रुकते मित्र? नहीं ख्वाजा, बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना होगा, मैं कल फिर तुमसे मिलूंगा। रूपवती राजा से विदा लेते हुए देखा तो सुरंग के रास्ते से अपने महल में चल दी। और राजा वृषवान जब रूपवती के महल में पहुंचा, रूपवती अपने कपड़े बदल कर स्वागत के लिए तैयार हो चुकी थी। आज हम परेशान हैं रूप, या तो हमें धोखा दे रही हो या फिर कोई चमत्कार हो रहा है। यह संयोग नहीं हो सकता। क्या हुआ महाराज? आज आपके होश ही उड़े हुए हैं और आप भी धोखा क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं? बात ही ऐसी है, तुम्हें अपने मित्र के घर पर देख के आ रहा हूँ। मुझे आप कैसे बहकी बातें कर रहे हैं? बिल्कुल यही शक्ल,
यही रूप, यही रंग, यही बाल, यही चाल, यही अदा, यही आवाज़, कमाल है। फिर क्या, वह मेरे दोस्त की बीवी है, पता नहीं क्या चक्कर है। आप राज कार्य में अधिकता के थक गई, विश्राम करें, नहा की परेशान ना हो। एक शकल की दो औरतें हो सकती है महाराज, होने को क्या नहीं हो सकता। रूप एक तिल मिला था, मुझे धोखा दे रही हो। क्या कह रहे हैं महाराज, मैं भला वहाँ जाकर आपसे पहले यहाँ कैसे आ सकती हूँ। मैं आपके दोस्त को जानती तक नहीं, आप मुझे नियत बदल गई है महाराज। पहले अंगूठी और अब आप पहरेदारों से पूछो अगर मैं बाहर गई हूँ तो। सुबह सुबह, अरे अरे अरे, तुम रोने लगी। मुझे क्षमा करो, मेरा मतलब यह नहीं था। मैंने क्या करूँ, मेरा दिमाग ही ठिकाने नहीं है। ओह, आगे क्या हुआ। चतुर राजकुमारी और चोर राजा में पड़े। समाप्त दोस्तों।